हाइपोथायराइड के केस में भी ऐसा ही होता है कि हम में से कई लोग जो हैं ऐसे बैठे हैं जिनको ऐसा लगता है कि थायराइड फंक्शन बिल्कुल ठीक है, जबकि हमारी कंट्री में एक रेगुलेशन या ऐसा मेडिकल चेंज आना चाहिए कि जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन के साथ थायराइड होना चाहिए, पर बेसिकली होता नहीं है। या किसी भी कॉलेज में एंट्री के साथ जैसे अब HIV, HbHCG, एंटी-HCV मस्ट कर दिए हैं प्रेगनेंसी से पहले, तो ऐसा ही काम एक टेस्ट और रह गया प्रेगनेंसी से पहले। क्या मस्ट है? HIV, HbHCG, एंटी-HCV के अलावा क्या मस्ट है? VDRL। ओके, तो टॉर्च ये मस्ट टेस्ट हैं, अब ये जरूरी है। लेकिन अभी हम जो मेडिकली टेस्ट कर रहे हैं वो किसी की शुगर कर लेते हैं, किसी की ECG करा लेते हैं, कभी कुछ करा लेते हैं, बट थायराइड को मिस कर रहे हैं। एक्चुअल क्या है कि जो थायराइड का डिस्फंक्शन है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, उनका जो लिपिड डिपोजिशन है वो वेसल्स में बढ़ जाता है। बाहर से देखने पर बिल्कुल नॉर्मल लगेगा बंदा, आपको खूब एक्सरसाइज कर रहा होगा, जिम जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सडनली एक प्लेक आता है और वो कॉर्नरीज में फंस जाता है और पेशेंट ट्रेडमिल्स पे, क्रिकेट के ग्राउंड्स पे, इन पे या तो हाई BP का शिकार हो जाता है। तो ऐसे केसेस आपके पास आएंगे। मैंने मेरी इमरजेंसी में कई देखे हैं। जो इमरजेंसी में मोस्टली 2 केसेस मुझे यंग एज के याद हैं, उसमें एक 21 साल का लड़का था और एक 23 साल का, दोनों ही काफी यंग एज है, आप जैसी एज है। तो उसमें से एक केस था पोस्ट मलेरिया, उसको मलेरिया हुआ था, उसका G6PD टेस्ट नहीं कराया गया, उसको सीवियर ब्लीड हुआ। कौन से मलेरिया में है ये सब? फैल्सीफेरम ही नाम याद है क्या आपको? हाँ, वाइवेक्स। और ठीक है, देखिए उन मलेरियाज के लिए है जिनमें हम प्राइमाक्विन देते हैं, ठीक है। ये उन मलेरियाज के लिए जिनमें हम प्राइमाक्विन देते हैं। क्यों देते हैं प्राइमाक्विन? प्राइमाक्विन एक एंटी मलेरियल ड्रग है। वो मलेरिया जो डोरमेंट कंडीशन में लिवर या लिवर सेल्स में बचे रह जाएं और वो पेशेंट को कभी मच्छर दोबारा नहीं काटेगा, लेकिन उसको मलेरिया बार बार होगा, ऐसे केसेस में हम उसको प्राइमाक्विन देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि प्राइमाक्विन अगर हम बिना G6PD देखे हुए दे दें तो उसमें G6PD का नाम सुना है? थैंक गॉड। G6PD अपने RBC वॉल को फॉर्म करने के भी काम आती है, तो उसका सीवियर रप्चर होता है, सीवियर हेमोलिसिस होता है और पेशेंट कैन डाई बिकॉज ऑफ प्राइमाक्विन। ऐसा आप जब रूरल प्रैक्टिस करेंगे तो कई लोग आप पे पेशेंट को मारने का आरोप भी लगाएंगे। तो ऐसे में हमको सोच समझ के मेडिसिन देना होता है। कौन सी मेडिसिन जो सबसे ज्यादा सोच समझ के दी जाती हैं? सबसे ज्यादा सोच समझ के दी जाने वाली मेडिसिन एस्पिरिन। एंड यू वन कांट थिंक, आप सोच भी नहीं सकते कि सबसे सोच समझ के दी जाने वाली मेडिसिन। हाँ, सबसे ज्यादा सोच समझ के दी जाने वाली मेडिसिन है विटामिन B कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जो हम न्यूरोबियन के इंजेक्शन आते हैं उनको पेशेंट्स को देते हैं। वो सबसे कम सोच के हम देते हैं और सबसे ज्यादा वो एलर्जिक रिएक्शंस करती हैं। तो कभी भी न्यूरोबियन आप दें, पहला डोज जब भी दें किसी भी पेशेंट को, तो उसको हमेशा एक करके दें। क्या होता है? ये स्किन टेस्ट होता है। पहले आप मामूली सी डोज उसके स्किन पे लगाते हैं, फिर उसका एंड्यूरेशन देखते हैं। अगर उसका एंड्यूरेशन ज्यादा है तो आप उसको न्यूरोबियन
नहीं देते हैं। आप प्रिस्क्रिप्शन भी जब भी लिखें उसमें AST लिखें, आफ्टर स्किन टेस्ट। जब भी न्यूरोबिन देना है आफ्टर स्किन टेस्ट। आफ्टर स्किन टेस्ट प्राइमरी जो शुरू हुए थे वो सिफलोस्पोरिन जो ड्रग्स होती है ना, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनके लिए शुरू हुए थे। अब लगभग सब इंजेक्टेबल्स के साथ हम पहले AST देते हैं। किन में नहीं देते? हम किन में AST देना प्रिफर नहीं करते मोस्टली? पेशेंट जो क्रिटिकल केयर में आते हैं, क्रिटिकल यूनिट्स में, डोपामिन देते हैं। वो केस जिनमें पेशेंट मर नहीं जा रहा है ना, उसको कार्डियक सपोर्ट की जरूरत है, तो हम उसको AST लगा करके फिर वेट नहीं करेंगे कि भाई तू तेरे सूजन आ जाए फिर मैं देखूं तेरे के एड्रेनलिन लगाना है कि नहीं लगाना है, डोपामिन लगाना है। वो सूजन से पहले कहीं और चला जाएगा, फिर वो कभी नहीं सूजेगा। I mean, इस जगह से पूरे शरीर से तो सूज सकता है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस हैं, और ये सारे केसेस कौन हैंडल करता है? मेडिकल ऑफिसर के बाद शरीर के अंदर ये सारे केसेस जो मैंने आपको बताए कौन हैंडल करता है? ये सारे केसेस लीवर हैंडल करता है। कोई भी इंफ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, उसकी सारी फॉर्मेशन, कोई सी भी सेल बन रही है, कौन कौन T सेल, V सेल, ABCD, कोई बहुत सारी सेल होती है ना, एंटी इंफ्लामेटरी सेल्स होती है ना, नाम सुना है? T सेल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। थैंक गॉड आपने कुछ तो सुना है, पता नहीं किसी ने सुना है कि नहीं सुना। ओके, इस चैप्टर में जो हम जानेंगे वो ये सब है। लीवर को चेक करना सबसे आसान है, उसका कारण क्या है? लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना सबसे आसान है, उसका कारण क्या है? आप बड़ी आसानी से कह सकते हो कि भाई तुझे लीवर की प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हो, OPD में बैठे हो, बड़ी आसानी के साथ कह सकते हो कि सम प्रॉब्लम इज देयर विद योर लीवर। सबसे आसानी से डायग्नोस करने वाला ऑर्गन है लीवर, और सबसे टफ ट्रीट करने वाला ऑर्गन है लीवर। लीवर आपको बहुत लंबा टाइम देता है, बहुत लंबा, कि आप सुधर जाओ, बहुत लंबा। मानी हार्ट आपको 5 मिनट देता है, कुछ कुछ को 10 मिनट देता है। बुजुर्ग आदमी है तो उसको पूरा दिन भी देता है ना। अगर बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया है तो आप उसे यहां तक ला सकते हो, वो नहीं मरेगा। ठीक है, यंग बंदे को हार्ट अटैक आया है तो उसको आप इस क्लास से उस गेट तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, कारण क्या है? कारण क्या है? बुजुर्ग को हम इतना लंबा ले जा सकते हैं, और हार्ट रेट से क्या है उसका रिलेशन? हाँ, आपके साइड में जो है, क्या हुआ? बुजुर्ग के यहाँ चले गए? हाँ, क्या रीजन है? बुजुर्ग का जो हार्ट है उसमें n नंबर्स ऑफ सप्लीमेंट्रीज होते हैं। अगर मेन कोरोनरी ब्लॉक भी हो गई है और उसकी वजह से किसी एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं भी हो रही है, तो सप्लीमेंट्री उसको कंटिन्यू सप्लाई करते रहते हैं। लेकिन हमारे, और उसकी जो
फंक्शन जो वो करता है पूरी बुढ़ापे में, उसको इतना ज़्यादा डिमांड नहीं है कंटिन्यू ब्लड सप्लाई की। लेकिन यंग एज में हम हाइपर एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, है ना। मैं लिफ्ट से जाऊंगा तो आप सीढ़ी पसंद करेंगे, आपको खेलना है पूरे दिन। ऐसे ऐसे जो यंग एज वाले होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, एक्टिविटी उनकी ज्यादा रहती है और सप्लीमेंट्रीज होते नहीं है। तो इस वजह से यंग एज में अटैक्स की जो सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। दूसरा रीजन है, बुजुर्ग आदमी जो है हर दूसरे घंटे सोचता है कि मैं मर रहा हूं। कुछ कुछ लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो तीसरे घंटे में सोच लेते, पर वो यही सोचते हैं कि अब हमारा नंबर आने वाला है। आज गांव का वो मर गया तो मैं उसके साथ 5वीं क्लास में पढ़ा था, अब मेरा नंबर है। ऐसा करते करते वो 25-30 साल निकाल देता है। हाँ, तभी तो बुजुर्ग बनेगा, क्योंकि उसने 60 साल से सोचना शुरू किया, अब वो 85 का है। घर वाले भी कहने लग गए लेकिन वो 85 का है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो इतनी बार सोचता है कि वो हर साल अपने इन्वेस्टिगेशन कराता है। पता है आपको सोसाइटी में सबसे ज्यादा इनकम किन 2 पेशेंट से होती है? सोसाइटी में सबसे ज्यादा इनकम किन 2 पेशेंट से होती है? देखिए, आप प्रेगनेंसी को पेशेंट नहीं कहेंगे, है ना। प्रेगनेंसी इज अ फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉट अ पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो आप गायनी ऑप्स को साइड में रखिए। तो किस तरह के 2 पेशेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा अर्निंग कराते हैं? ट्रोमा को आप पेशेंट नहीं कहेंगे, ट्रोमा इज इंजरी, ओके, इट्स नॉट अ क्रोनिक डिजीज। ये तो आर्या पार की कहानी है। ट्रोमा सबसे ज्यादा अर्निंग कराता है, नो डाउट, लेकिन रिस्क और अर्निंग का जो रेशियो है वो बहुत ही खतरनाक है। तो 2 ही पेशेंट हैं, एक तो अर्ली चाइल्डहुड, है ना। जब आप सब्जेक्ट लेते हैं, सोचते हैं, तो उसमें आपकी सबसे पहली डिमांड रहती है कि मैं रेडियोलॉजी लूंगा, है ना। उसका रीजन ये है कि उसमें आप बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिला सबको कवर करते हैं, तो आपकी जो पेशेंट पॉपुलेशन है वो काफी बड़ी हो जाती है ना। और फिर आप पेशेंट के अटेंडर से सीधे नहीं मिलते, वो सबसे ज्यादा बड़ी सेफ्टी है। जब आप रेडियो लेते हैं तो सबसे बड़ी सेफ्टी क्या रहती है कि साला किचकिच नहीं पड़ चाहिए। अपने को पेशेंट को देखा, लिखा सोनोग्राफी में ये है, सीटी में ये है, एमआरआई में ये है, तो अपने घर में मेरे घर। कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो कोर्ट में देखेंगे, है ना। वहां भी वो मेरे आपको मारने नहीं आ रहा और आपको अपना एक्सप्लेनेशन देना है, और कोई डॉक्टर ये कहता भी नहीं है कि मैंने ये सर्जरी इसलिए गलत कर दी क्योंकि रेडियोलॉजी रिपोर्ट ये कहती है। अगर कोई क्लिनिशियन ये कहता है कि आपकी सर्जरी मैंने बाएं पैर की इसलिए कर दी क्योंकि मेरे पास दाएं पैर का एक्सरे था, वो सही था, तो ये बात ना अटेंडर को भी नहीं पचती कि भाई पैर में पट्टी तो इसमें बंधी हुई है, तुमने इसकी सर्जरी क्यों कर दी। ऐसा हुआ भी है, नो डाउट, है ना। उसका जो है अपेंडिसाइटिस निकालना था महिला का और ओवरी निकाल दी, है ना। ऐसा हुआ भी है, जिसकी ओवरी निकालनी थी उसका अपेंडिसाइटिस निकाल दी क्योंकि वो एक्सचेंज हो गया, है ना। और डॉक्टर साहब शहर में ही नहीं थे, काम किसी टेक्नीशियन ने किया, नाम डॉक्टर साहब का ही होना था क्योंकि पेशेंट उन्हीं को दिखाने आया था, और बहुत ही विस्तृत और महान हॉस्पिटल के ये काम है, तो वो कोई बात नहीं, है ना। तो ऐसा हो जाता है। कई बार आप लोग इतना दारू पी लेते हैं, हाँ, वाइन डॉक्टर्स की बड़ी अच्छी और बुरी हैबिट है। अच्छी इसलिए कि सर्जरी करने के बाद अगर आप दूसरी सर्जरी करना चाहते हैं और करना नहीं चाहते हैं पर करनी पड़ती है, तो उसके बाद वो पूरा लगा करके फिर सर्जरी करने जाता है। और सबसे ज्यादा वाइन कौन कौन से एडिक्ट होते हैं? वाइन एडिक्ट कौन होते हैं? हाँ, कौन से फील्ड के डॉक्टर सबसे ज्यादा सर्च
सर्जन और सर्जन्स में हाँ गैस्ट्रो सर्जन, है ना। तो रीजन यही है, ठीक है। ये अपना बॉडी जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है, एक्चुअली खोलने के बाद उतना ही, मतलब एनाटॉमी में आपने इसको देखा होगा, एनाटॉमी में तो फिर भी आपके पास फॉर्मेलिन है कि आप एक सी गंध लेते हो, उसमें ही आप गालियां देते हो दो कि इसमें इतनी गंध आ रही है। रियल में जब वो खुलता है तो उसने पिछले 50 दिनों में जो भी खाया है उसकी अलग अलग जो है आपको खुशबू आती है। जो भी है, खुशबू कहना शुरू कर दो, अदरवाइज परेशानी होगी। तो इसको क्या हुआ? ओके, मेजर फंक्शन ऑफ लिवर, ये आप एक बार देख लीजिए। हम कहां पर थे मुझे पता नहीं। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, कोगुलेशन फैक्टर, मैनी ग्लोबुलिन। अच्छा, इस सेंटेंस को हम याद रख सकते हैं, बहुत इजी है ये। एल्ब्यूमिन है, क्या काम आता है? हाँ, कुछ ऐसा ही प्रेशर मेंटेन करता है जो आपने कहा है। ओके, लेकिन ऐसा करता कैसे है? वेसल्स में प्रेशर मेंटेन किससे होता है? वेसल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, है ना। हम इसका बीपी करते हैं, बीपी में करते क्या है? वेसल्स का प्रेशर ही है। ब्लड का प्रेशर क्या है? हार्ट भी एक बड़ी सारी वेसल्स है, हाँ, वो प्रेशर ही मेंटेन चेक करते हैं। मैनेज किससे होता है? वो फ्लूइड से, फ्लूइड से मैनेज होता है। और फ्लूइड किससे मैनेज होता है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। जो लिवर डिस्फंक्शन और रीनल डिस्फंक्शन के केस होते हैं, इनकी किडनी सही से काम नहीं कर रही होती है, उनमें उनका कभी आप एलएफटी देखना, एलएफटी विद टोटल प्रोटीन, ये बहुत ड्रास्टिकली गिर जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन का लीकेज शुरू हो गया है ना। इस वजह से उनका बीपी मेंटेन नहीं रहता, और इसी वजह से हमें उन्हें एल्ब्यूमिन ऊपर से देना पड़ता है, ठीक है। आजकल एल्ब्यूमिन बाहर से बन के भी आता है और वो कंटिन्यू दिया जाता है पेशेंट्स को। लीवर फंक्शन एबनॉर्मल होता है, उनको ये एल्ब्यूमिन दिया जाता है। कोगुलेशन फैक्टर्स बनते वहां हैं, मैंने आपको कहा था कि फीवर के केस में, सिंपल फीवर के केस में हमें एलएफटी करानी चाहिए। ऐसा किस लिए? हमने फीवर को देखकर ये पता नहीं कर सकते हम कि इस पेशेंट को फीवर किस वजह से है, ठीक है। कोगुलेशन में प्लेटलेट्स आती हैं, प्लेटलेट्स कोगुलेशन में काम आती हैं, आते हैं। फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, अगर पेशेंट की आपको, पेशेंट को लगता है कि डेंगू है या उसको कोई आपको वायरल लगता है, तो आप देखेंगे कि उसकी ये प्रोफाइल गड़बड़ा जाएगी। प्लेटलेट काउंट आपने बहुत सुना होगा, 1 लाख रह गई, 50,000 रह गई, 20,000 रह गई, वट। तो अगर आपने शुरू में ही एलएफटी करा लिया तो आप देखेंगे कि इसका लीवर फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। आपको उसके एएलपी और एएसटी ये रेज मिलेंगे, लीवर फंक्शन आपको डिस्टर्ब मिलेगा और ये दोनों रेज मिलेंगे। इसका मतलब आप जल्दी से उसका प्लेटलेट काउंट करा सकते हैं, उसकी सीबीसी करा सकते हैं। और आपने एलएफटी कराया, एलएफ इसी के काम नहीं आएगा, इसके बाद ये काम आएगा। पेशेंट की प्लेटलेट, आपने पेशेंट को हमने प्लेटलेट दी, आरडीपी, 2 तरह की प्लेटलेट होती है, जानते हैं आप? आरडीपी एंड एचडीपी, नाम सुना है?
एचडीपी मतलब जब पेशेंट की प्लेटलेट 10,000 रह जाए, 12,000, 15,000 रह जाए तो हम सिंगल डोनर प्लेटलेट देते हैं। मतलब जैसे बी पॉजिटिव पेशेंट है तो उसके साथ में जो बी पॉजिटिव पेशेंट है उसकी तुरंत ही हम ब्लड लेंगे, प्लेटलेट को सेग्रीगेट करेंगे, उसको पेशेंट को सीधा दे देंगे। ठीक है, ये हमारे काम आता है जब प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से गिर जाए और हमारे पास डोनर हो। ऐसा होता है प्लेटलेट बहुत तेजी से गिर जाए लेकिन हमारे पास डोनर नहीं है और हमें समय चाहिए, तो हम उसे आरडीपी देते हैं। हमने रैंडमली आरडीपी इकट्ठे किए हैं, रैंडम डोनर से इकट्ठे किए हैं और पेशेंट को दे देते हैं, लेकिन उसमें प्लेटलेट्स की जो नंबर्स है वो बहुत कम होता है, तो हमें कई बार बहुत सारी आरडीपीज देनी पड़ती है। प्रॉब्लम यह है कि आरडीपी अगर हम ज़्यादा देंगे तो पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और पेशेंट डेंगू से मरे ना मरे, फ्लूइड ओवरलोड से, तो इसलिए हमें वो देखते हुए देनी पड़ती है। ओके, पर लीवर फंक्शन से हम ये पता कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल अगर आपने पढ़ा हो, सेल्स बन के हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर के और लीवर तक जाता है, उसके बाद एचडीएल वीएलडीएल इनमें कन्वर्ट होता है, जहाँ एचडीएल की जरूरत है वहां जाता है, वीएलडीएल की जहाँ से जरूरत है, जहाँ से कमी है वहां से एलडीएल से वापस आता है। पर ये कंट्रोल किससे होता है? लीवर से। सिंथेसिस ऑफ टीजीज, ये भी लिपिड का पार्ट है, ट्राइग्लिसराइड प्रोटीन सिंथेसिस, जिनका नाम मैंने अभी आपको लिया था, VLDL, LDL, HDL, these are lipoproteins. ओके, मेटाबॉलिक फंक्शंस क्या हैं इसके? नाम आप सब ने सुने हैं, ये मैंने आपको पहला सेंटेंस भी यही कहा था। कार्बोहाइड्रेट के ये जो पाथवेज हैं ये कहाँ होते हैं? लीवर में। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। कीटोजेनेसिस, जिसको कहते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन, इसका पार्ट है। कीटोजेनेसिस इसी का पार्ट है ना, टूटने पर ये बन। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, सिट्रिक एसिड साइकिल और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। पेशेंट जो लीवर फंक्शन के साथ, डिस्टर्ब लीवर फंक्शन के साथ होते हैं, मैंने आपको जब एग्जांपल देना शुरू किया था तो आपको बताया था कि सबसे इजी करना है लीवर के पेशेंट को। उसका रीजन ये है कि आपको दूर से आता हुआ पेशेंट समझ में आ जाएगा कि इसको लीवर डिसफंक्शन है। कैसे? सबसे पहला और सबसे सीवियर सिम्टम, क्या बात है भाई, घर से आए थे? अच्छा, तो सबसे जो सीवियर सिम्टम है और सबसे पहला जो सिम्टम है जो आपको देखते ही पता चलेगा कि मुझे इसका एलएफटी कराना चाहिए, है ना, तो आप उसके फेस और उसकी बॉडी दोनों के कलर्स में बहुत डिफरेंस देखेंगे। फेस विल बी ब्लैक, काफी ब्लैक होगा, और उसका स्किन अगर वो ब्लैक भी है, अगर उसका कलर डार्क भी है तो फेस उससे ज्यादा डार्कर होगा। ठीक है, दूर से देख के कह देंगे हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर लिवर। ठीक है, टॉक्सिन्स इतने हो गए हैं कि वो ब्लैक फेस है। दूसरा, जो लोग दारू पीते हैं, जो वाइन का ज्यादा सेवन करते हैं, उनका जो है एब्डोमेन ऐसे 5वें 6ठे महीने की प्रेग्नेंट लेडी जैसा होता है। आप टेंशन ना करें, आपको मेडिकल पढ़ते पढ़ते ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने महीने की प्रेग्नेंट है, बट आफ्टर 3 मंथ, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है, तो ज्ञान मत लगाना, ऐसे नहीं जूते खाओगे। ठीक है ना, तो नहीं, ये गायनी जो लेंगे, जो स्टूडेंट्स गायनी लेते हैं,
उनके पास कई केस ऐसे आते हैं कि साहब मतलब गांव के आते हैं, साहब ये सुबह से उल्टियां करे जा रही है, इसने सुबह से कुछ खाया नहीं है, हिस्ट्री कोई नहीं बता रहा है, पता नहीं इसको परेशानी क्या है, आप इसको कुछ समझाइए। आप देखते समझ जाएंगे, हाँ गायनी जो डॉक्टर होंगे वो देखते समझ जाएंगे, हाँ ठीक है माँ जी मैं बात करती हूँ इससे, देन यू विल सॉल्व इट। ओके, ऑब्वियस सी बात है, कानूनी कार्रवाई भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको लीवर पेशेंट जो दूर से आता हुआ दिखेगा, उसके आपको लीन दिखेंगे हाथ पैर, लेकिन पेट बाहर दिखेगा। ओके, आप समझ जाएंगे देयर इज हेपेटोमेगैली, इसका लीवर उठा हुआ है, बाहर है, और इसका जो फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा गड़बड़ है, इसको बहुत सारा एसाइटिक फ्लूइड स्टोमक में जमा हो गया है ना, तो उसको देखकर आप पता कर लेंगे। तीसरा, जितने भी लीवर फंक्शन डिस्टर्ब केस होते हैं उनमें स्मेल जो आती है बहुत ही, उनका ऑर्डर बहुत ही खराब होता है। उनका ऑर्डर सुन से ही आपको पता चल जाएगा इसको लीवर प्रॉब्लम है, क्योंकि टॉक्सिन्स इतने फॉर्म हो रहे हैं कि वो स्वेट में भी आ रहे हैं और वो बहुत बैड स्मेली होते हैं, तो आप कह देंगे हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम विद द लिवर। फिर पेशेंट विद डायबिटीज, उसकी हिस्ट्री है डायबिटीज की, तो आप उसको कह देंगे कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन लिवर। ओके, पेशेंट विद हाइपरटेंशन, आप कह देंगे कि हाँ देयर वुड बी और देयर इज अ प्रॉब्लम इन लिवर। स्किन डिजीज, पेशेंट विद स्किन डिजीज, यू विल से ओके फर्स्ट यू चेक योर LFT, देन क्या हुआ, ईयरफोन हट गया, ओके होता है। तो ऐसे में आप हर तरह से बता सकते हैं इस पेशेंट को लिवर डिजीज, और आपको डायग्नोस करने में इजी रहेगा, और आप तुरंत उसका LFT लिखेंगे। LFT के साथ क्या लिखते हैं लिवर डिजीज में, लीवर फंक्शन टेस्ट के अलावा क्या लिखते हैं? नहीं वो तो LFT में आ गई, लीवर फंक्शन टेस्ट होगा। LFT के साथ हमेशा प्रोटीन्स लिखते हैं हम, ठीक है। ओके, जो मैंने आपको बताया वो सब इन सेंटेंसेस में है, ठीक है। ये सारे टेस्ट हैं। ये मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। टेस्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बिलिरुबिन होगा हर तरह का, बाइल पिगमेंट्स चेक होंगे, यूरिन टेस्ट होता है इसमें, ठीक है। ये आपको बता देता हूं कि जो दारू का मार्कर है, वाइन का मार्कर है, वो ये है, ठीक है। आपको पेशेंट को ये पता करना है कि ये क्रॉनिक एल्कोहलिक है कि नहीं, और ये ठर्रा पीता है या इंग्लिश पीता है, जो भी उसके शौक हैं। तो आप ध्यान रखना, पेशेंट जो अच्छी पीते हैं उनका ये बढ़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना, और जो कच्ची पीते हैं उनका ये बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। आपको ये टर्मिनोलॉजी खुद भी सीखनी पड़ेगी, है ना? इसको सिखाने आपको कोई नहीं आएगा, कौन सी अच्छी होती है और कौन सी कच्ची होती है। ओके, गर्ल्स ऐसा सोचती हो कि नहीं उनका टॉपिक नहीं है, दारू से उनका कोई रिलेशन नहीं है, तो हाँ रोल नंबर क्या है आपका, फेस लगा के जाइए, है ना। ओके, ऑफ ड्यूटी। तो आपको
डाटा भी नहीं पता है, कुछ लड़के ये सोचते होंगे कि केवल उन्हीं का ये शौक है, तो वो गूगल पर डाटा भी चेक कर लें। मैं बताना ठीक नहीं समझता। नहीं, गूगल कीजिएगा। नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके ओके ओके। सो प्लाज्मा प्रोटीन टेस्ट फॉर सिंथेसिस फंक्शन ऑफ लिवर, ये मार्कर्स हैं, ठीक है। अब जो नए टेस्ट आए हैं वो ये हैं, सेरुलोप्लाज्मिन, फेरेटिन, आयरन, ठीक है। ये टेस्ट आपको केवल याद रखने हैं, कुछ बहुत डिटेल में नहीं है आपके लिए अभी यहाँ, ठीक है। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मार्कर्स हैं नीचे वाले, ये आपको याद रह जाए। देखिए ये नाइस टू नो वाले टॉपिक में है, मस्ट टू नो नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी में अगर आंसर लिखना हो तो केवल नाम काफी है, ओके। इनमें से जितने याद रह जाएं उतना ठीक। एमसीक्यूज भी इसमें से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ऐसा आ जाता है कि ऑल एक्सेप्ट, तो इनमें इसका नाम चाहिए कि भाई ये इससे लिवर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन जब पेपर पब्लिश करेंगे आप अपने एमडीज में, तो आपको ये सारी डिटेल आनी चाहिए, अगर आप गलती से मेरी तरह बायोकेमिस्ट्री लेते हैं तो। मार्कर्स ऑफ लिवर डिसफंक्शन सारे वही हैं, नाम उनके अलग अलग लिख दो, कहीं भी लिख दो। ये आप ध्यान रखिए, नॉर्मल एलएफटी नॉट नेसेसरीली मीन नॉर्मल लिवर। समझ गया? मैंने आपको बताया था कि लिवर बहुत बड़ा टाइम देता है, बहुत बड़ा स्पान है लिवर का, वो आपके नॉर्मल फंक्शन दिखाता रहेगा जब तक कि वो बर्बादी के कगार पे नहीं पहुंच जाएगा। एक केस मैं आपको बताता हूं, आल्दो आप में से कोई इंटरेस्टेड हो ना हो। 36 ईयर मेल, ही वॉज माई फ्रेंड, ओके, नॉट मेडिको। और वो मेरे पास आए कि मैंने इन्वेस्टिगेशंस कराए हैं, ये कोई कंपनी है, उसने 1500 रुपये में पैकेज किया था, मैंने उसके ये टेस्ट कराए हैं। ही वॉज सीवियरली एल्कोहलिक, ओके, सीवियरली मतलब सुबह मुंह भी वो एल्कोहल से धोने वाले आदमी। तो इतने सीवियरली एल्कोहलिक और उनका लीवर फंक्शन जब मैंने देखा तो वो किसी साधु संत से भी ज्यादा ठीक था। तो मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो उस फंक्शन टेस्ट को लेकर के 4-5 साल घूमते रहे, देखो मैं पीता हूं लेकिन फिर भी जीता हूं, है ना। एक दिन मुझे उन पर उनके इस बात पर गुस्सा आया, क्योंकि मैं देखा कि उनकी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, पफीनेस उनके बढ़ती जा रही है। मैंने कहा अजमानी जी, आप जो ये लीवर फंक्शन लेकर घूमते हैं इस पे मुझे भरोसा नहीं है। बोले सर इतनी बड़ी कंपनी ने टेस्ट करके दिया है, हर साल कराता हूं यही रिपोर्ट आती है। मैंने कहा पता नहीं सैंपल जाता है कि नहीं जाता है, रिपोर्ट ही वही वापस आ रही हो। आप एक काम करो, महात्मा गांधी जाओ आप, है ना। हाँ, मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेता हूँ। अच्छा, आपको महात्मा गांधी नहीं जाना, पैसे लगते हैं, तो आप एसएमएस जाओ, फ्री में होगा, तो आप एसएमएस जाओ, वहां पर ये जांच करा के आओ। आपको बिलीव नहीं होगा कि उनका लीवर बिल्कुल जा चुका था। उनका जो ALT वैल्यू आ रहा था वो उस समय 5600 आ रहा था, 5600। इसका मतलब कुछ नहीं था लीवर में। और पता है वो कंपनी कितना दे रही थी उनको? 56। 100 खा गई थी वो, ठीक। हाँ, तो उनका पहली वाली रिपोर्ट जो 5 साल पहले आई थी वो मैं मानता हूं कि ओके वो 56 होगी,
लीवर इतना टाइम देता है, 5 साल, अगर उसका 5 साल पहले 5600 नहीं होगा, 3600 होगा, 600 होगा, 56 होगा, लेकिन लीवर ने उनको 5 ईयर्स का टाइम दिया और उन्होंने खैर मेरे हाथ में हाथ लेकर ही जान दी थी, क्योंकि मैं उस समय एसएमएस में एसआर था और उनको वहां पर डॉक्टर लोकेश जैन के पेशेंट थे वो, तो उनको उन्होंने शिफ्ट किया कि अब आपको यहाँ पर 18-19 दिन हो गए हैं सालवी हॉस्पिटल में, तो अब आप यहाँ से, इतना खर्चा हो गया है, तो आप यहाँ से इनको एसएमएस ले जाइए। और फिर वो वापस नहीं आए। लेकिन लीवर इतना टाइम देता है, लेकिन जब लीवर एक बार खराब हो जाता है तो वो किसी को टाइम नहीं देता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट LFT एंड नाउ यू कैन लेफ्ट। मुझे अपना एक